और बात करते हैं बड़ी खबर की। हाथरस कांड पर बड़ी खबर यह आई है कि आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार पर एफआईआर दर्ज की गई है। कोरोना संक्रमण के बावजूद वो हाथरस गए थे। हाथरस में एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ित परिवार से आम आदमी पार्टी के विधायक ने मुलाकात की थी और उस दौरान वो कोरोना संक्रमित थे। इस बात की जानकारी उन्होंने 5 दिन पहले ट्वीट के माध्यम से दी थी। उसके बावजूद वो हाथरस गए पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। मतलब कोविड की गाइडलाइंस का उन्होंने उल्लंघन किया, लिहाजा अब उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार पर एफआईआर दर्ज हुई है। कोरोना संक्रमण के बावजूद उन्होंने हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी, लिहाजा अब हाथरस में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ित परिवार से आम आदमी पार्टी के विधायक ने मुलाकात की थी। आप तस्वीरों में उनको देख भी सकते हैं तो कैसे पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे थे, जबकि वो उससे 5 दिन पहले कोविड पॉजिटिव हो चुके थे। इस बात की जानकारी ट्वीट के माध्यम से उन्होंने दी थी। उसके बावजूद वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए हाथरस पहुंच गए, लिहाजा अब उन पर हाथरस में एफआईआर दर्ज की गई है। और हाथरस से हमारे संवाददाता सुमित इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुमित, आम आदमी पार्टी के विधायक को मालूम था कि कोरोना पॉजिटिव हैं, ट्वीट के माध्यम से उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी थी, उसके बावजूद वो पहुंच गए पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। जी अमित, आपको जिस तरह से बता दूं, कुलदीप ने खुद ही 29 तारीख को ट्वीट करके ये जानकारी अपने फॉलोअर्स को दी थी कि मैं कोरोना पॉजिटिव, मेरी रिपोर्ट आई है, मैं अपने आप को क्वारंटीन कर रहा हूं। उसके बाद 5 दिन बाद पीड़ित परिवार से हाथरस मिलने पहुंच गए, जिससे कोरोना का संक्रमण हाथरस में बढ़ गया है, गाँव में बढ़ गया है। कल जिला प्रशासन ने पूरे एरिया को सैनिटाइज भी कराया था। उसके बाद सभी लोगों का सैंपल भी लिया जा रहा है। उसके बाद से कई पत्रकारों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अगर हम हाथरस की बात करें, जनपद हाथरस में कुलदीप के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत थाना कोतवाली चंदपा में अभी मामला दर्ज कर लिया गया है। उसके बाद से लगातार पूरे एरिया को सैनिटाइज कराने का काम जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। लगातार से कोरोना का संक्रमण बढ़ने के कारण वहां सभी लोगों को आवाजाही अभी फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है। सभी लोगों का सैंपल लिया जा रहा है। अमित, सुमित, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहां पर कई पत्रकार भी पॉजिटिव पाए गए हैं, गांव में भी कई केस सामने आए हैं, और चूंकि आम आदमी पार्टी के विधायक ने परिवार से मुलाकात की थी और बाकी लोग भी परिवार से मुलाकात करने गए थे, तो क्या ऐसी भी कोई खबर है क्या कि पीड़ित परिवार का भी कोरोना टेस्ट करवाया जा सकता है, परिवार के लोगों का? जी अमित, पूरी तरह से जिला प्रशासन ने परसों भी एक टीम भेजी थी पीड़ित परिवार का कोरोना चेकअप कराने के लिए, लेकिन पीड़ित परिवार ने साफ तौर से मना कर दिया था कि हमें कोई टेस्ट नहीं कराना है। लेकिन अभी जो मामला पूरा सामने आया है कि कुलदीप के पॉजिटिव होने के बावजूद भी यहाँ पर कई पत्रकार और कई लोग पॉजिटिव हुए हैं। उसके बाद से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने कुलदीप के खिलाफ यहाँ पर मामला महामारी अधिनियम में दर्ज कर लिया है। उसके बाद से लगातार कई टीमें जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित की गई हैं। इसमें पीड़ित परिवार का भी कोरोना का सैंपल लिया जाएगा, उनका चेकअप कराया जाएगा। उसके बाद से वहाँ सुरक्षा में तैनात जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनका भी चेकअप वहाँ पर कराने की बात कही जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुमित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आम आदमी पार्टी के विधायक कोरोना पॉजिटिव थे, उसके बावजूद हाथरस गए और पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की। आगे बढ़ते हैं, बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। एसआईटी जांच की समय सीमा बढ़ा दी गई है। एसआईटी को 10 दिन का और समय दिया गया है। एसआईटी को आज अपनी जांच रिपोर्ट सीएम को सौंपनी थी, लेकिन फिलहाल उनको 10 दिन का और समय दिया गया है, अतिरिक्त समय उनको मिला है। और इसके साथ ही जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। जांच में कोई कोर कसर ना रहने पाए, जांच मुकम्मल हो जाए, हर एंगल से तमाम पहलुओं की जांच पड़ताल की जाए, इस वजह से एसआईटी को 10 दिन का और समय दिया गया है। इससे पहले सीएम ने जब एसआईटी का गठन किया था तब उन्होंने 7 दिन का समय दिया था। 7 दिन के भीतर एसआईटी को पूरी जांच प्रक्रिया को पूरी कर रिपोर्ट सीएम को सौंपनी थी, लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है, चूंकि आज आखिरी दिन था तो एसआईटी को 10 दिन और दे दिए गए हैं। मतलब कई और पहलुओं से भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। पीड़ित परिवार से भी पूछताछ की गई है एसआईटी की तरफ से, और जो आरोपी हैं उनके परिवार से भी पूछताछ की गई है, लेकिन जांच में अभी कुछ कमियां रह गई हैं, उसको मुकम्मल करने के लिए 10 दिन का और समय दिया गया है। शबाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। शबाब, क्या वो कारण पता चल पाया है क्या कि जांच में क्या कोर कसर रह गई थी जो 10 दिन का समय अतिरिक्त समय दिया गया है? और देखिए, एसआईटी ने इस बात की मांग जो है वो की थी कि वो उनको अपनी तफ्तीश पूरी करने में थोड़ा और समय चाहिए। चूँकि हाथरस की जो घटना घटी थी उसके बाद जिस तेज़ी के साथ में राज्य सरकार ने
फैसले लिए थे, जिस तेज़ी के साथ में जांच बिठाई गई थी, उसमें सरकार पर थोड़ा सा दबाव ज़रूर था। कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरह से मामले में राजनीति की थी, उसके बाद सरकार ने तत्काल प्रभाव से एसआईटी का गठन कर दिया था और कहा यह गया था कि एसआईटी 1 सप्ताह के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपेगी और उतनी तेज़ी के साथ में एसआईटी ने भी काम किया। आज 1 सप्ताह का वक्त पूरा हो रहा था और शाम तक एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री के सामने पेश करनी थी। हाँ। और उन्हें बताना था कि हाथरस की घटना आखिरकार किस तरह घटी और जो बहुत सारे लूपहोल्स सामने आ रहे थे, बहुत सारी जो बातें सामने आ रही थी, उनमें क्या सच्चाई है। लेकिन अभी जो खबरें हैं उनके मुताबिक एसआईटी को 10 दिन का समय और दिया गया है और एसआईटी ने अब उनके पास 10 दिन का समय होगा जब वो अपनी पूरी जांच रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। आपको बता दें कि गृह सचिव भगवान स्वरूप की अगुवाई में डीआईजी चंद्र प्रकाश और एसपी पूनम के सानिध्य में इस केस की जांच को शुरू किया गया था और उन्हें ही जांच रिपोर्ट सौंपनी थी। अब 10 दिन का समय एसआईटी के पास और है, लिहाजा वो हाथरस मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच करके उसकी रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री तक सबमिट करेंगे। आपको बता दें कि एसआईटी अपनी जांच करने के लिए हाथरस के चंदपा गांव तक गई थी, जहां पर उन्होंने पीड़ित परिवार वालों से और तमाम जगहों पर जांच पड़ताल करके पूछताछ करके अपनी पूरी रिपोर्ट जो थी वो तैयार की थी। वक्त उन्होंने मांगा था, वक्त उन्हें मिल गया है। अब 10 दिन के बाद एसआईटी हाथरस मामले में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी। बहुत शुक्रिया शबाब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हाथरस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पीड़ित परिवार की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे थे। घर के बाहर अब मेटल डिटेक्टर भी लगा दिया गया है, मतलब हर आने जाने वाले को उससे गुजरना होगा और साथ ही साथ रजिस्टर में हर आने जाने वाले की एंट्री भी दर्ज की जाएगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पीड़ित परिवार की सुरक्षा हाथरस में बढ़ा दी गई है। इससे पहले तमाम आशंकाएं जाहिर की गई थी कि पीड़ित परिवार की जान को खतरा है, लिहाजा प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। अब पीड़ित परिवार के घर के बाहर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है, मतलब वहां से अगर कोई पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए जा रहा है तो उसको मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना होगा। साथ ही एक एंट्री रजिस्टर भी वहां पर रखा गया है। हर आने जाने वाले का नाम, उसका रिकॉर्ड इस रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। तो प्रशासन सुरक्षा में कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इसी के तहत पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। न सिर्फ अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है, बल्कि वहां पर मेटल डिटेक्टर भी लगा दिया गया है और एक रजिस्टर रखा गया है जिसमें हर किसी को पीड़ित परिवार से मुलाकात करने से पहले अब अपनी एंट्री दर्ज करवानी होगी। और बात करते एक और बड़ी खबर की, यूपी के 2 जवान शहीद हो गए हैं। दोनों शहीदों का आज अंतिम संस्कार होना है। मैनपुरी में वीरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार होगा। अरुणाचल में उग्रवादी हमले में शहीद हुए थे वीरेंद्र सिंह, जबकि रायबरेली में शैलेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार होगा। वो श्रीनगर के पंपोर में आतंकी हमले में शहीद हुए थे। तो आज दोनों ही शहीदों को अंतिम विदाई दी जाएगी। इससे पहले जब उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गाँव पहुंचा तो अंतिम विदाई देने के लिए, उनको नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और आज दोनों को अंतिम विदाई दी जाएगी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रायबरेली में शहीद शैलेंद्र सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। डलमऊ गंगा घाट पर अंतिम संस्कार होगा। सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। श्रीनगर में आतंकी हमले में शहीद हुए थे शैलेंद्र सिंह। पैतृक गांव मीरानगर में जन सैलाब उमड़ा जब उनका पार्थिव शरीर यहां पर पहुंचा। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है। हर कोई नम आंखों से शहीद को श्रद्धांजलि दे रहा है, अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है। प्रशासनिक टीम भी यहां पर मौजूद है। सैन्य सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी जाएगी, लेकिन उससे पहले एक आखिरी मौका जब हर कोई शहीद के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है। न सिर्फ गांव के लोग बल्कि आसपास के गांव के तमाम लोग शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए उसके पैतृक गांव पहुंच रहे हैं। कल शहीद शैलेंद्र का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा था और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उधर मैनपुरी में शहीद वीरेंद्र सिंह का आज अंतिम संस्कार होना है। देर रात पैतृक गांव पार्थिव शरीर पहुंचा था। नानामयू गांव में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। अरुणाचल में उग्रवादियों के हमले में शहीद हुए थे और आज वीरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो यूपी के 2 लाल जो शहीद हो गए, आज शहादत को सलाम किया जाएगा, उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। रायबरेली में
शैलेंद्र सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी। तो मैनपुरी में वीरेंद्र सिंह को आज नमन किया जाएगा, उनको श्रद्धा सुमन के बाद सलामी दी जाएगी और उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आज दोनों ही शहीदों को अंतिम विदाई दी जाएगी। उससे पहले शहादत को सलाम किया जा रहा है। कल देर रात जब शहीद का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो परिजनों की आंखें नम थी, लेकिन साथ ही साथ शहादत पर गर्व भी था। गांव वालों को भी गर्व है और आज वो अंतिम दर्शन के लिए, नमन करने के लिए शहीद के घर पहुंच रहे हैं। मैनपुरी से हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या अपडेट है, कब तक होगा अंतिम संस्कार? देखिए अमित, देर रात वीरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर गांव में पहुंचा था। उसके बाद से लगातार रात से ही लोगों का जमा बड़ा यहां लगा हुआ है। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि यहाँ तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी पहुंच चुके हैं। मैनपुरी के डीएम एसपी पहुंच चुके हैं और जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वो पहुंच चुके हैं। और यहाँ हर गांव के जो आसपास के गांव के लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और बड़ा ही नम आंखों से वीरेंद्र सिंह को विदाई दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि रविवार सुबह 9:30 बजे के आसपास वीरेंद्र सिंह शहीद हो गए थे। उसके बाद से जैसे इस गाँव में सूचना मिली, 3 दिन से कई घरों के चूल्हे नहीं जले हैं, यानी कि लोग सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कैसे ही वीरेंद्र सिंह के अंतिम दर्शन हो जाएं। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी शाम को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मदद की है, साथ ही परिजनों के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही है और जिले में एक सड़क का नाम भी शहीद के नाम से होगा। तो तमाम सहायता राशि प्रदान तो की ही गई है, लेकिन शहीद के गाँव पहुँचते ही पूरे गाँव में शोक का माहौल है और हर कोई अंतिम दर्शन के लिए उमड़ रहा है। यहाँ भारी तादाद में लोगों की भीड़ लगी हुई है और अब से कुछ देर में ही जो शहीद वीरेंद्र सिंह है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो तमाम जो जिले के आला अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं और आसपास के लोग भी इकट्ठे हो चुके हैं। भारी तादाद में यहाँ भीड़ इकट्ठी है। अमित, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब खबर हमीरपुर से, जहां पर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई है। सफाई कर्मचारी और सफाई नायक के बीच मारपीट हुई है। मामूली कहासुनी पर मारपीट हुई है। बीच सड़क दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मौदहा नगर पालिका के सामने मारपीट की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। हमीरपुर की तस्वीरें देखिए आप, जहां पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि सफाई कर्मचारी और सफाई नायक के बीच मारपीट हुई है। मामूली कहासुनी होती है दोनों के बीच और इसके बाद दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। बीच बचाव करने के लिए भी लोग आते हैं, लेकिन इस दौरान जमकर दोनों के बीच मारपीट की तस्वीरें कैमरे में कैद हो जाती हैं। संवाददाता उमाशंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमीरपुर से। उमाशंकर, क्यों हुई ये मारपीट? ये अमित जी बता देना चाहता हूँ, ये मामला नगर पालिका मौदाहा का है। वहाँ का देर रात का मामला है, जहाँ पर सफाई कर्मी और सफाई नायक के बीच में किसी बात को लेकर के मारपीट हो गई है। उसी को लगातार लेकर के घंटों ड्रामा चलता रहा और बीच सड़क में मारपीट चलती रही दोनों पक्ष में। हालांकि दोनों पक्षों में मामूली चोटें आई हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मामला लगातार ये अभी भी वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अगली खबर भी हमीरपुर से ही है, जहां पर राठ इलाके में आईटीआई के छात्र के लिए बनाए जा रहे मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खुलेआम 100 से 200 रुपए की वसूली की जा रही है। मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर वसूली का ये वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप न्यूज़ 18 पर देख सकते हैं, कैसे मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर यहां पर छात्रों से ये पैसे वसूले जा रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हमीरपुर से, जहां पर आईटीआई के छात्रों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खुलेआम वसूली का एक खेल चल रहा है। छात्रों से 100 से 200 रुपए की वसूली की जा रही है। अच्छा, कौन से डॉक्टर साहब? 150 रुपये की लग रहे मोहन लग भाई। पूछा है ना अभी? हाँ पूछा है लोग, वही बना रहे हैं, वही कह रहे हैं। अच्छा, तो सुन रहे हैं आप, बातचीत के दौरान ये कहा जा रहा है कि सर्टिफिकेट के लिए 100 से 200 रुपए देने होंगे। राठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला है, जहां पर आईटीआई के छात्रों से मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर 100 से 200 रुपए की वसूली की जा रही है। अभी तक इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है, लेकिन वसूली की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं, जिसे न्यूज़ 18 प्रमुखता के साथ अधिकारियों के सामने रख रहा है। अच्छा, कौन से डॉक्टर?
देवरिया में रोडवेज के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक और एक संविदा कर्मी के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट में एआरएम के सिर पर गंभीर चोट आई है। बताया जा रहा है कि आरोपी संविदा कर्मी अवधेश नाथ तिवारी को शराब पीकर गाड़ी चलाने और यात्रियों से गलत व्यवहार करने का उस पर आरोप है, जिसको लेकर एआरएम ओम प्रकाश मिश्रा ने संविदा खत्म कर दी थी और इसी बात से गुस्साए संविदा कर्मी ने एआरएम की जमकर पिटाई कर दी। एआरएम ने कई लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।